मंगूपीर माह गाड़ी पर सीटीडी से मुकाबले के दौरान केपीओ हमले के मास्टरमाइंड की हलाकत का मामला। केपीओ हमले के सहूलतकार कौन है, हलाक तीसरा दहशतगर्द कौन था, तफसीलात सिटी 21 की स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। मंगूपीर माह गाड़ी पर सीटीडी से मुकाबले के दौरान केपीओ हमले के मास्टरमाइंड की हलाकत का ये मामला है। केपीओ हमले के सहूलतकार कौन है, हलाक तीसरा दहशतगर्द कौन है, तफसीलात सब सिटी 21 की स्क्रीन पर आपको बताएंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि मंगूपीर माल गाड़ी पर सीटीडी से मुकाबले के दौरान केपीओ हमले के मास्टरमाइंड की हलाकत का ये मामला है। केपीओ हमले के सहूलतकार कौन है, हलाक तीसरा दहशतगर्द कौन था, कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की रैकी कब हुई, तफसीलात 21 पर। गिरफ्तार दहशतगर्दों में अब्दुल अजीज़ सदीकी और मेहरान हबीब शामिल हैं। गिरफ्तार दोनों दहशतगर्द कराची पुलिस ऑफिस के हमले के सहूलतकार हैं। अब्दुल अजीज़ और मेहरान मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल पर दहशतगर्दों की गाड़ी के साथ आए थे। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के दौरान हलाक तीसरे दहशतगर्द की शनाख्त यासिर के नाम से हुई है। यासिर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जिसके बायस नादरा से इसका डाटा नहीं मिल सका। दहशतगर्दों ने केपीओ पर हमले का प्लान अफगानिस्तान में बनाया। 8 माह कबल कराची पुलिस ऑफिस की रैकी शुरू की गई। विफाकी हसास इदारे और सीटीडी की मुश्तरका टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रात गए मंगूपीर में मुकाबले के दौरान मास्टरमाइंड अरियादुल्ला और अब्दुल वहीद मारे गए। तफसीलात जानेंगे, सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल केपीओ के अंदर जो है वो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया था, जिसके अंदर कुछ पुलिस एहलकार जो है वो शहीद भी हुए थे। इसके सीटीडी ने रात में कार्रवाई करते हुए इसके 2 मुलजमान है, इसके अंदर मुलव्विस थे, तो उनके नाम जो है वो सामने आए। अब्दुल अजीज जो है वो मुबैना तौर के ऊपर मोटरसाइकिल पर दहशतगर्दों की गाड़ी के साथ जो है वो उनको पूरी रैकी करवा रहा था। 8 माह से तकरीबन ये रैकी जारी थी। अफगानिस्तान से इनका ताल्लुक था। ताहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए और हमारी जो एजेंसीज इंटेलिजेंस उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो है ये दहशतगर्दों को मारा है। 3 दहशतगर्द बताए जा रहे थे सीटीडी की जाने से, जबकि जराये ये भी बताते हैं कि 2 दहशतगर्द मजीद जो है वो उनको तफ्तीश के हमें जो है वो शामिल किया गया है। 8 माह से ये रैकी जारी थी। केपीओ की मुकम्मल तौर के ऊपर रैकी हो रही थी। मोटरसाइकिल सवार जो दहशतगर्द थे वो 8 माह से जो है वो रैकी कर रहे थे। मुख्तलिफ उन्होंने फुटेजेस बनाई थी केपीओ के मुख्तलिफ एंगल से। ताहम सीटीडी की कार्रवाई जो है वो सामने आई है। यह आपको बताएं कि कराची में आटे की कीमतों को पर लग गए हैं। होलसेल मार्केट में आटे की 10 किलो की बोरी 1400 रुपए की हो गई है। तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। जी काविश। जी बिल्कुल, देखिए कराची वालों को सस्ता आटा अब तक मैसर नहीं आ सका है। होलसेल की सतह पर भी जो आटा है वो महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। क्या वजूहत हैं, जो रिटेलर हैं या जो मिल्स मालकान हैं उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जाते हैं। सर बताइएगा, इस वक्त होलसेल की सतह पर क्या रेट है? रमज़ान भी है, हुकूमत का भी एक मौक़िफ़ है, आप क्या समझते हैं? जी बस गवर्नमेंट इनको गंदम दे, अगर मिल वालों को तो मिल वाले फिर आटा बना के गंदम उसी से देंगे ना। गवर्नमेंट गंदम नहीं दे रही इनको, मिल वाले तो हमें यही बता रहे हैं। अब इनका क्या आपस में क्या है हमें नहीं पता। होलसेल की सतह पर सप्लाई मुतासिर है? हाँ जी, सप्लाई दी। हम लोग 100-200 बोरी लिखवाते, नॉर्मल रूटीन में तो आया था माल। आजकल वो 10-10 बोरी आता है। 10 बोरी से क्या बनेगा? 10 बोरी से तो मसला हल नहीं होता ना। 10-10, 20-20 बोरी भेजते, वो भी मिल वाले 2-2, 3-3 दिन छोड़ के भेजते माल नहीं रेगुलर भेज रहे ना। पूरी जो हम मांग रहे हैं हमें वो नहीं दे रहे माल। आगे रमज़ान अब आ रहा है, रमज़ान की वजह से तो रेट कम होने चाहिए, लेकिन कोई गवर्नमेंट इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही। गवर्नमेंट को चाहिए जो रमज़ान पैकेज में गंदम इनको देती है अभी दे उनको, ताकि माल बना के दें। ये लोग कह रहे हैं, मिल वाले कह रहे हैं कि वहाँ से गंदम हम लोग जो मंगा रहे हैं सिंध से, वो बॉर्डर पर ये लोग पकड़ लेते हैं गाड़ियाँ, वो भी नहीं हमें आने दे रहे। इस वजह से थोड़ा ये मसला फैला हुआ है। जी ये 6900 रुपये रेट किया हुआ है मिल वालों ने जी, लेकिन उस रेट में भी माल नहीं भेज रहे ना, रेगुलर सप्लाई नहीं दे रहे। हाँ, तो होलसेल में तो क्या रेट चल रहा है जी? होलसेल में क्या रेट चल रहा है आटे का? इधर चल रहा है 6950, 7000 ऐसे रेट चल रहा है। जी बिल्कुल, होलसेल की सतह पर भी जो है वो आटे की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, और ख़ास तौर पर जो दुकानदार है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो मिल्स मालकान है और हुकूमत है उनके आपसी झगड़े की वजह से जो मार्केट में अनसर्टेनिटी की जो कैफियत है वो बरकरार है। और आने वाले दिनों में रमज़ान मुबारक भी है, तो जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि इन मामलों को ख़त्म करके फौरी जो है वो अफ़वाह व तफ़हीम हल किया जाए। जी, शहर कायद में कई दिन बाद भी आटे की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। फ्लावर मिल्स का आटा 150 रुपये और चक्की का आटा फ़ी किलो 160 रुपये किलो पर ही बराजमान है। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ।
जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों आटे की कीमतों में इजाफ़ा हुआ था, लेकिन अब तक उसमें कमी नहीं आ सकी है। जो चक्की का आटा था वो फ़ी किलो 160 रुपये फ़ी किलो पर अब तक ही बराजमान है, जबकि जो फ्लोर का आटा है वो 140 से 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? मेरे साथ इस वक्त दुकानदार संजय साहब मौजूद हैं। संजय साहब, बताइएगा कि क्या वजूहात हैं कि जो आटे की कीमतों में कमी नहीं आ रही है, जबकि फ्लोर मिल्स वाले जो है वो कह रहे हैं कि हम आटा पीछे से सप्लाई कर रहे हैं। फ्लोर मिल वाले कह रहे हैं पीछे से आटा सप्लाई कर रहे हैं, फिर भी आटा नहीं है। तो ये आटा जा कहाँ रहा है? समंदर में जा रहा है। लाजमी फ्लोर मिल वाले आपको कह रहे हैं पीछे से सिंध गवर्नमेंट ने ज़िला बंदी कर दी है। अभी कराची में तो गंदम पैदा होती नहीं है, क्योंकि क्या गंदम नहीं आ रही अभी तक पीछे से? नहीं आ रही ना, ज़िले पे पाबंदी है। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में गंदम नहीं जा सकती। चलो वो ज़िले तो जैकाबाद हो गया, लारकाना हो गया, नौशर और फिरोज़ हो गया, ये तो अपनी पैदा करते हैं, अपने आप पे वो खर्च कर लेते हैं, खा लेते हैं। अभी कराची में पैदा ही नहीं है, तो इसको तो कहीं ना कहीं से गंदम चाहिए ना। अच्छा, मुझे फिर ये बताइए कि जो 10 किलो वाली बोरियां हैं, क्या इनके निर्ख चल रहे हैं, जो चक्की के भी और फ्लोर के भी? देखो ना, अभी ये 1500 का रेट चल रहा है, 1500-1600 के दरमियान में। अभी ऊपर से गंदम जो आ रही है 135 से 140 रुपये की आ रही है, उस पर मेकिंग है। अभी तो 1600 से कम चल ही नहीं सकेगा ना। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि पीछे से जो गंदम है उसकी कीमतें अभी तक 135-140 रुपये पर जो है वो फ़ी किलो पर दस्तयाब है, तो वो इससे कम पर नहीं दे सकते। उनका ये भी कहना था कि अभी तक जो गंदम की सप्लाई है वो उस तरीके से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो निर्ख हैं वो अभी तक अपनी रुके हुए हैं। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए और तहाइफ भी दिए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम 13 ta 19 मार्च तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला ने बच्चों को पोलियो के कतरे खुद पिलाए और तहाइफ दिए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम 13 ta 19 मार्च तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और तहाइफ भी दिए। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पिचोहो, कासिम सोमरो, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन, सेक्रेटरी सेहत जुल्फ़िकार अली शाह, EOC कोऑर्डिनेटर फ़याज़ अब्बासी, अजीज़ मेमन और दीगर भी मौजूद थे। इंसदाद पोलियो मुहिम 13 ta 19 मार्च तक जारी रहेगी। अब आपको बताएं कि शाहराह फैसल पर इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी के हवाले से चीफ फायर ऑफिसर की इब्तदाई रिपोर्ट और ऐनी शाहिदीन के बयान कलमबंद होने के बावजूद तफ्तीश आगे ना बढ़ सकी। इमारत के मालिक का नाम सामने आ गया। बुलंद तो बाला इमारत में मुख्तलिफ निजी कंपनीज के दफातर मौजूद हैं जिनको नुकसान पहुँचा है। तफसीलात बताएंगे शाहजेब हुसैन। जी बिल्कुल, कराची की अहम तरीन शाहराह फैसल पर हफ्ते की शब को खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। मैं उसी इमारत के बाहर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन सज्जाद आपको अगर दिखाएं तो ये वो इमारत है जिसमें आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। पोर्टवे नामी इमारत है जिसके जो मालिक हैं उनका जो नाम आया है वो इमरान जीवानी के नाम से आया है। इमरान जीवानी की इस इमारत के मालिक हैं और इस वक्त जो है मुतल्लिका इदारे यहाँ पर पहुँच नहीं सके हैं। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस की जानिब से जो है इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी जिसमें बताया गया था कि ये आग जो लगी थी उसका जो सबब बना था ये यहाँ पर जो एक बड़ा सा जो है पैनाफ्लेक्स था जिसमें आग लगी और उसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया था। इसी तरीके से चीफ फायर अफसर इश्तियाक की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें बताया गया था कि पहले जो आग लगी थी वो निचली इमारतों पे लगी थी, लेकिन आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया। इसमें जो इमारत का जो ग्राउंड फ्लोर है और मेज़नाइन फ्लोर है वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया है। यहाँ पर इमारत में काम करने वाले एम्प्लॉय भी मौजूद हैं। ये बताएगा कि यहाँ पर जब कल पुलिस आई थी उसके बाद से अब तक कोई मुताल्लिका इदारा आ चुका है? सर कल पुलिस यहाँ आई हुई थी, यहाँ खड़ी हुई थी, उसके बाद अभी तक कोई यहाँ मौजूद नहीं है। अभी आपके सामने आप देख सकते हैं, हम सुबह से आए हुए हैं, हमारा सर्विस सेंटर बंद पड़ा, हम बाहर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। अभी देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तक तो कोई मुआविन नहीं आया। जी बिल्कुल, अब तक कोई मुताल्लिका इदारा यहाँ नहीं पहुँच सका है। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊँ इस हवाले से पुलिस का कहना है कि अब तक कोई इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका है। ताहम पुलिस अपनी तहकीकात जारी रखी हुई है।
जी। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान अरबों डॉलर की स्मगलिंग को हकीकत से दूर करार दे दिया। एक्सचेंज कंपनीज के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान योमिया 40 से 50 लाख डॉलर की स्मगलिंग हो रही है। अगर अरबों डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही है तो हुकूमत उसे रोके और अपनी पॉलिसी ठीक करे। तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। जी, सवाल तो ये बन रहा है कि वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि 2 अरब डॉलर के बोरियों में बन के अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे स्मगलिंग हो रही है, कितनी इसमें हकीकत है। जानते हैं एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा मौजूद हैं। सर, ये जो कहा जा रहा है क्या हकीकत है ऐसी? देखिए जनाब, इसके अंदर कुछ हकीकत है कि डॉलर्स रोज़ जाते हैं, लेकिन तकरीबन 4 से 5 मिलियन डॉलर, ये नहीं है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर जा रहे हैं। और अगर जा रहे हैं, हुकूमत को मालूम है, तो फिर ये रोकना हुकूमत का काम है। अब वो चाहे उसको बाय फोर्स रोके, चाहे बाय पॉलिसी रोके, लेकिन मैं ये समझता हूँ हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ ठीक करनी चाहिए, ताकि जो हवाले की डिमांड है, स्मगलिंग की डिमांड है, वो ख़त्म हो। और फिर उसके साथ साथ जो रेट का फ़र्क है, वो एक अलग स्मगलिंग है, तो उसको भी गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉलिसीज़ ठीक करे, बजाय पकड़ धकड़ करके एक हाइप क्रिएट करके। अभी हम मुश्किल ग्रे लिस्ट से निकले हैं और अभी हम अंडर वॉच हैं। तो बाहर के लोग कहते हैं आप क्या मनी लॉन्ड्रिंग होती है, स्मगलिंग होती है, तो हम उसको इंड्रोज कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ख़राब बात है। तो इस ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आनी चाहिए। और इस वक्त अगर हम देखें अपने पड़ोसी मुल्क में, इंडिया इस वक्त $255 की सर्विसेज की एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम अभी 1.5 बिलियन पे फंसे हुए हैं। और हम उनके साथ बराबरी का दावा करते हैं। $650 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट है, जबकि सऊदी अरब टोटल पेट्रोल बेच के 125 से 30 बिलियन डॉलर लेके आता है। इसके साथ साथ UNDP की रिपोर्ट है, पाकिस्तान के अंदर सालाना $17.5 बिलियन की मराद दे रहे हैं ईट क्लास को। तो कम से कम भाई वही बंद कर दें, तो आवाम की जो आप खाल खींच रहे हैं वो तो रुक सके। बाकी आवाम के साथ ज्यादती करके हम लोग, फिर ये लोग कहते हैं हम आपको आवाम की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे जो सवाल उठाया कि यहाँ पे वज़ीर ख़ज़ाना के इदारे बोल रहे हैं कि $2 अरब अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ का है उस पर अमल दरामद करना होगा। इस इकदाम को रोकने के लिए इकदाम होंगे। जी, बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी अमेरिकी डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा होकर ₹285 पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में यूरो ₹2 और बरतानवी पाउंड ₹3 महंगा हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी अमेरिकी डॉलर महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा होकर ₹285 पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में यूरो ₹2 और बरतानवी पाउंड ₹3 महंगा हो चुका है। अपडेट करें आपको कारोबारी हवाले से कि इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी अमेरिकी डॉलर महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा होकर ₹285 पर जा पहुंचा है और ओपन मार्केट में यूरो ₹2 और बरतानवी पाउंड ₹3 महंगा हो चुका है। अपडेट करें आपको कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी अमेरिकी डॉलर महंगा हो गया है। कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है और मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मसबत रुझान देखा जा रहा है और ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा होकर ₹285 पर जा पहुंचा है। अब आपको बताएं कि महकमा रेलवे की नाअहली ट्रेनों की मेंटेनेंस ना होने के बराबर रह गई। बिजनेस क्लास से सफ़र करने वाले भी मुश्किलात से दो चार हैं। बिजनेस क्लास का AC लीक होने से कंपार्टमेंट का फर्श पानी पानी हो गया है। तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, सूरत हाल कुछ ये है कि डेफिनेटली ये लम्बा रेलवे की नानी है कि कुछ ट्रेनों की मेंटेनेंस को जगह पर करार नहीं रख पा रहा। यही वजह है कि आज जो शिकायत पहुंची हुई है वो बिजनेस स्टाफ की हुई है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो कि लाहौर से कराची आने की, उसका बिजनेस कंपार्टमेंट जो है उसमें AC लीक हुआ, जिसकी वजह से फर्श पर जो है वो पानी पिछला हुआ नजर आने लगा। जो मुसाफिर थे उनकी जानिब से इंतजामिया को शिकायत तो कर दी गई थी, लेकिन शिकायत करने की वजह ये थी कि जो AC था वो लीक होने की वजह से तमाम चीज जो जुड़ी हो गई। ये बहुत बड़ी गफलत है। खुदा ना खास्ता यही पार्टी अगर किसी वायर के अंदर चला जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। वो भी जो है वो उसको नुकसान भी पहुंच सकता था। इंतजामिया के हवाले से किसी भी किस्म का मौका देने की जारी है। अलबत्ता मेंटेनेंस का राज ये खुला है। इसका जो चर्चा करता था वो इस तरह से खुला है कि मेंटेनेंस ना होने की वजह से बहुत सी गाड़ियाँ जो है वो मुश्किलात से गुजार हैं। ठीक है, आदिया नाज अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया।
डिप्टी कमिश्नर मलिर के दफ्तर के बाहर मरदमशुमारी अमले का एहतजाज जारी है। असातिज़ा का डिप्टी कमिश्नर मलिर के दफ्तर के बाहर एहतजाज, असातिज़ा का बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने का मुतालबा। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताएगा क्या मुतालबात हैं? आजिज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। डिप्टी कमिश्नर मलिर के दफ्तर के बाहर मरदमशुमारी अमले का एहतजाज जारी है। असातिज़ा का डिप्टी कमिश्नर मलिर दफ्तर के बाहर एहतजाज, असातिज़ा का बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने का मुतालबा। आपको अपडेट करें कि डिप्टी कमिश्नर मलिर के दफ्तर के बाहर मरदमशुमारी अमले का एहतजाज जारी है। असातिज़ा का डिप्टी कमिश्नर मलिर के दफ्तर के बाहर एहतजाज, असातिज़ा का बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर मलिर के दफ्तर के बाहर मरदमशुमारी अमला एहतजाज कर रहा है। असातिज़ा का डिप्टी कमिश्नर मलिर के दफ्तर के बाहर एहतजाज जारी है। तफसीलात जानेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताएगा, मरदमशुमारी अभी शुरू हुई है और ये एहतजाज शुरू हो गया है, क्या मुतालबात हैं? जी हाँ, ये गुज़िश्ता 1-1.5 घंटे से डिप्टी कमिश्नर मलिर के दफ्तर के बाहर ये ज़िला मलिर से ताल्लुक़ रखने वाले मरदमशुमारी का अमला है, जिनमें ज़्यादातर असातिज़ा हैं। ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और अपने मसाइल बयान कर रहे हैं और इनका बाकायदा धरना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि जब तक मसाइल हल नहीं होंगे वो यहाँ से ना उठेंगे और ना मरदमशुमारी के अमल को जारी रखेंगे। इन्होंने बाकायदा इनकार कर दिया है। इनका कहना ये है कि इनको एक तो जो हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा अलाउंसेज हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं, अखराजात नहीं दिए जा रहे हैं, और दूसरा इनके सिक्योरिटी का मसला है। ये जहाँ जहाँ भी जाते हैं मरदमशुमारी करने, इनके साथ मसाइल होते हैं, पुलिस की सिक्योरिटी इनके साथ नहीं होती, लिहाजा इनके जान को भी खतरा है, इनको अलाउंसेस भी नहीं मिल रहे हैं, फंड्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो किस लिए फिर मरदमशुमारी करें। तो बहरहाल ये पेचीदगियाँ हैं और ये आज ऐसा समझें कि इस एहतजाज की वजह से पूरे ज़िला मलिर में इस वक्त मरदमशुमारी का अमल जो है वो रुका हुआ है और कहीं भी कोई मरदमशुमारी नहीं हो रही है। दूसरा दिन है जो पब्लिक की गिनती, यानी मरदमशुमारी का आज दूसरा दिन है, कल से शुरू हुआ था, लेकिन ये मलिर में आज मरदमशुमारी नहीं हो रही और यहाँ पे जो मरदमशुमारी का अमला है, जो शुमार कुंदगान है, सुपरवाइजर हैं, मरदमशुमारी अमले के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आजिज़ जमाली उनसे अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। माह रमज़ान से कबल महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सैयद राजपूत ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए मुशावरत की जाएगी। तफसीलात जानेंगे। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सैयद राजपूत ने कराची समेत सूबे भर में रोजमर्रा की अशिया की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र आज जो है अहम इजलास 1 बजे अपने दफ्तर में तलब कर लिया, जिसमें महकमा खुराक, महकमा इंडस्ट्रीज, महकमा जो है अमल दरामद, महकमा इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी, महकमा ज़राअत के सेक्रेटरी इस इजलास में शरीक होंगे। इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इस इजलास में इस वक्त जो बढ़ती महंगाई है इसको कंट्रोल करने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। मुशावरत करने के बाद आज के इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। इसके अलावा जो विजिलेंस कमेटियाँ सेक्रेटरी की सरबराही में बनाई गई है, उन कमेटियों की भी जो कारकर्दगी है उसका भी जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा एक महकमा IT की जानब से ऐप बनाई जाएगी जिसमें शहरियों की शिकायत जो है वो वसूल की जाएगी। इस हवाले से ऐप बनाने का भी फैसला कर लिया गया है, जो आज के इजलास में हक में फैसला करके उसकी मंजूरी दे दी जाएगी। जी ठीक है। आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि BRT रेड लाइन का तामीराती काम जुज़वी बहाल हो गया है। नुमाइश चरंगी के अंडरपास और यूनिवर्सिटी रोड पर काम जारी है। आदिया नाज से मंसूबे का मजीद अहवाल जानेंगे। आदिया नाज, बताइएगा रेड लाइन BRT का काम कहां तक पहुंचा है? बिल्कुल, कराची में चलने वाला मेगा ट्रांसपोर्ट का एक और मंसूबा जिसका आगाज़ जो है वो गुज़िश्ता साल मार्च में किया गया था, रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट के सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं। और ये गुज़िश्ता माह जो है वो रोक दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके साथ हुकूमत के मामलात थोड़े ख़राब हुए थे। वो मामला कुछ इस तरह से था कि महंगाई की वजह से जो सामान था वो महंगा हो गया था, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो है वो काम रोक दिया था और मुतालबा किया था कि जो कीमतें हैं उनको जो हालिया कीमतें उनके मुताबिक उनको प्रोवाइड किया जाए। ताहम अब ये काम जो है इसका आगाज़ एक मरतबा फिर शुरू हो गया है, कर दिया गया है। और इस हवाले से 10 रोज़ कबल जो है वो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने यह दावा भी किया था कि कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ तमाम मामला तय पा गए हैं, जिसके बाद हमने इस काम को शुरू कर दिया है। अलबत्ता इस काम की रफ्तार जो है वो पहले जैसी नहीं रही है और यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह से कि मेरे बैग पर आप मनाज़र मुलाहिज़ा कर सकते हैं
कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो मज़दूर बैठे हुए हैं और मज़दूर जो है वो यहाँ पर जो है वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सरिया जो कि यहाँ पर कॉरिडोर जो है वो बनाया जा रहा है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने दावा किया था कि 24 घंटे जो है वो इसका काम किया जाएगा, क्योंकि चूँकि ये तय किया गया है कि जून 2025 में इसको कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है, तो यही वजह है कि हम 24 घंटे काम करेंगे। लेकिन अभी तक सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जिस तरह गुज़श्ता माह तेज़ी के साथ इसका काम हो रहा था और बहुत बड़ी तादाद में मज़दूर जो है वो लगे हुए थे और बहुत तेज़ी के साथ इसको काम कर रहे थे, अब वो सिचुएशन नहीं है। अलबत्ता बेहतरी तो है कि थोड़ा बहुत काम जो है उसको बहाल कर दिया गया है। स्टील टाउन थाने की हदूद से 7वीं क्लास का तालिब इल्म मुबैना तौर पर लापता हो गया। बुरसा की जानिब से अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसील लेंगे इम्तियाज़ अली से। जी इम्तियाज़। आज बिल्कुल स्टील टाउन थाने की हदूद से सातवीं क्लास का तालिब इल्म मुबैना तौर पर लापता हो गया है। इस वक्त में बच्चे के वर्सा के साथ मौजूद हूँ, उनसे जानते हैं कि ये क्या मामला है, कब से जो है वो तालिब इल्म जो है वो घर से लापता है। असल मुझे बता दीजिएगा कब से ये जो है घर से लापता है और अब तक पुलिस की जानिब से क्या पेशरफ्त हो सकी? 9 तारीख थी, जुमेरात का दिन था, स्कूल गया था, स्कूल के बाद वापस घर आया। घर के लिए निकला कि मैं जा रहा हूँ दुकान पर, मगर वो दुकान पर नहीं पहुँचा है। जब तक हमको शाम को पता चला कि भाई आपका बच्चा जो है हामिद नामी शख्स है वो उसको अगवा करके लेके गया। जब तक हमको पता चला हम उसके पीछे भागे दौड़े आगे पीछे, मगर रात को पता चला कि वो कहीं और उसको अगवा करके लेके गए। बहरहाल हमने काफ़ी भाग दौड़ की, पुलिस के पास गए, FIR कटवाई। अब पुलिस की जानिब से यही है कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, जो है कि उन्होंने बंदे भी उन्होंने चढ़ाई की है, बंदे भी उठाए उन्होंने। वही 4-5 दिन हो गए कि कुछ पता नहीं चला हमारे बच्चे का कि किधर है, किस हाल में है। लिहाजा हम आला हुकाम से यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाजियाब करा लिया जाए। अच्छा, बिल्कुल ये बच्चे के वर्सा हैं, उनका कहना है कि उन्हें एक शख्स पे जो है शक है, उनका एक हफ्ता पहले उनसे झगड़ा भी हुआ था। ताहम पुलिस की जानिब से 3 अफराद को जो है वो हिरासत में ले मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज डिपार्टमेंट ज़िया शाह का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 1800 गाड़ियाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं। 15 दिनों में 26,000 से ज़ायद गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई। तफसीलात बताएंगे समर अब्बास। जी समर। हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। हुकूमत की जानिब से जो मुहिम चलाई जा रही है गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, वो भरपूर तरीके से जारी है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ज़िया शाह मौजूद हैं। जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ट्रांसफ़र के लिए कि ओपन ट्रांसफ़र पर गाड़ी नहीं चलेंगी, उससे आज तक तकरीबन 26,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। 26,000 से ज्यादा गाड़ियाँ ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। कितने दिनों में ये गाड़ियाँ? 15 दिन के अंदर बाद, वर्किंग डे से 15 दिन जो है। अच्छा, शहरी काफ़ी परेशान होते हैं, बाहर आके कहते हैं कि जी एजेंट्स जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट उन्हें तंग करता है, गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं होती, तो इस हवाले से कुछ कहना? ऐसी कोई बात नहीं है। शहरियों से मेरी गुजारिश है आपकी तवज्जो से कि वो आए, यहाँ पे थोड़ी रश थोड़ा है हमारे पास, तो वो हमारे पास है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा दफ्तर खुला होता है, मेरे दूसरे अफसरान नीचे बैठे होते हैं, उनके पास आ जाए, उनका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो नंबर आप गाड़ियों को जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये कौन सी गाड़ियाँ हैं? ये जो नई सिक्योरिटी फीचर्स वाली जो नंबर पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं वो हम दे रहे हैं उनको। पहले तो उनको दे रहे हैं जो वो माजी में वो प्लेट्स नहीं इशू हुई हैं, वो आएंगे हमारे पास अप्लाई करते हैं डिफरेंस अमाउंट पेमेंट करने के लिए, वो करते हैं, उनको आफ्टर 2 डेज नंबर प्लेट इशू कर देते हैं हम। अच्छा, इसमें मोटरसाइकिल और रिक्शा भी शामिल है? हाँ, इसमें सारी कैटेगरीज, मोटर व्हीकल की सारी कैटेगरी, कमर्शियल, बाइक्स और रिक्शा और प्राइवेट कार्स, जीप्स, वैन्स जो भी है उन सबको हम नंबर प्लेट इशू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे ज़िया शाह साहब। इनका कहना है कि 15 दिनों के अंदर जो है 26,000 से जायद गाड़ियां जो है वो रजिस्टर्ड हुई हैं। जी। डिप्टी कमिश्नर के माड़ी के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई और हमले के मुकदमे में पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली अरसलान ताज को अदालत में पेश किया। अदालत ने अरसलान ताज को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात बताएंगे मुमताज़ जमाली। देखिए जी, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में क्यामाड़ी के जो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पर हमला और हंगामा आराई से मुतल्लिक मुकदमे में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली अरसलान ताज को पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश किया है, जहां पर अदालत ने मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है और साथ ही साथ आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से तफ्तीश में पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर
का कहना है कि मुलजिम से जो है मजीद तफ्तीश करनी है, लिहाजा उनको जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने उनको महज 2 रोज़ का जो है जिस्मानी रिमांड दिया है। अब 2 रोज़ के बाद तफ्तीशी अफसर से अदालत की जानिब से जो है पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है। असरान ताज ने जो है मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में ये कहा है कि वो गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं। जमहूरियत का कत्ल किया गया है, रजीम चेंज का जो ये आगाज़ है, जितनी भी ये गिरफ्तारियाँ करेंगे अब गिरफ्तारियों देने के लिए तैयार है। लिहाजा अब 2 रोज़ के बाद जो है तफ्तीश अफसर से अदालत ने पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की है। अब देखना यह है कि अदालत की जानिब से अदालत में क्या पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराई जाती है। महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। समाजी तंजीमें भी रमज़ानुल मुबारक में मुसाकीन की इमदाद के हवाले से परेशान हैं। कराची के नौजवानों पर मुश्तमिल समाजी तंजीम फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी के चेयरमैन अब्दुल्ला ने हुकूमत, मुखैर हजरात और कंपनी से मिलकर आगे बढ़ने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात बताएंगे इक़्तिदार अनवर। बहुत जनाब आपका। महंगाई की मौजूदा सूरत हाल ने जहां आम आदमी को मुतासर किया है, वहां रमज़ान के महीने में बहुत सारी ऐसी NGOs जो कि रोज़मर्रा का राशन या लोगों के लिए स्पेशल ईद बाज़ार लगवाती हैं, उनके लिए भी मसाइल में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा किया है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी FFP के चेयरमैन हमारे साथ अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला साहब, क्या चैलेंज होंगे इस दफ़ा रमज़ान में, क्योंकि जिस कदर महंगाई है, क्या पहले से कोई प्लानिंग हो पाई है या हो जाएगी? देखें, प्लानिंग तो हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला इस रमज़ान में हमें दरपेश आएगा और सारी NGOs को भी आएगा, वो ये है कि जो लेने वाले लोग हैं वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन देने वाले जो आवाम थी वो कम हो गई, यानी कि जो डोनर्स हैं वो हमारे पास कम हो गए। देखें, राशन की कॉस्ट तो समझ लें डबल हो गई है, 200% हाइक हो गई प्राइजेस के अंदर। जो आटा हमें शायद 400 साढ़े 400 पे मिला करता था, आज वो 1500 पे, और रमज़ान पे यू नेवर नो कि वो जो है 2000 पे चला जाए। अल्लाह खैर करे इस चीज़ के लिए कि वो कम पे हो, अल्लाह करे कि आ जाए। तो उसके लिए हमारी एक राशन बैग की जो कॉस्ट पड़ेगी वो लगभग अभी एंटिसिपेशन के हिसाब से 5000 के करीब पड़ेगी, और ये भी हो सकता है कि वो 6000 पे चली जाए, 7000 पे चली जाए, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी अगर आप मुकाबला करें पिछले साल से। और हमें तकरीबन 5000 जो है फैमिलीज़ हैं उनको इस रमज़ान में राशन बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 3 सालों से हम ईद बाज़ार लगा रहे हैं और वहाँ सारी जो शॉपिंग होती है वो फ्री होती है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी लगेगा, लेकिन उसमें भी यही जितने भी डोनर्स हैं और जो ख़ास तौर पे जो एंटिटीज़ हैं, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो इस चीज़ को स्पॉन्सर करें ताकि हम लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। ये थे अब्दुल्ला साहब जो कि बता रहे थे कि उन्होंने पिछले रमज़ान में 5000 लोगों को राशन दिया था, और इस बार उतने ही क्वांटिटी के लोगों को राशन फराहम करना किसी चैलेंज से कम नहीं होगा, क्योंकि जो अशिया खुर्दनोश वो ख़रीदना चाहते हैं उनकी कीमतें जो हैं वो किसी तौर पर रुक नहीं पा रही, और हुकूमत से मुतालबा कर दे कम अज़ कम NGOs को आसान नरखों पर सामान फराहम किया जाए ताकि वो गरीब आवाम की मदद जो है वो कर सकें। जी। कोरंगी राशिद लतीफ़ ग्राउंड में टिकटॉकर सुपर लीग शुरू हो गई है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हमाद। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राशिद लतीफ़ क्रिकेट ग्राउंड कोरंगी में, जहाँ पर जो है टिकटॉकर सुपर लीग का इनेकाद किया गया है, और इसमें जो है 5 टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। मेरे साथ जो है चीफ ऑर्गेनाइज़र इस लीग के वासिद मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। वासिद, मुझे बताइएगा कैसी लीग कराने का मकसद क्या है, कितनी टीमें इसमें जो है मद्दे मुकाबिल हैं, और जो है कौन से ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो यहाँ पर आज जो है खेलने आए हुए हैं, और इस लीग कराने का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये आपको बताना है कि टिकटॉकर कराने का मकसद ये होता है इवेंट के जो छोटे यूज़र होते हैं ना, बड़े तो आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो छोटे जो बड़े यूज़र होते हैं वो मिल नहीं पाते, तरसते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। तो हमने एक कमेटी बिठाई थी जिसमें मेरी टीम मैनेजमेंट थे, जिसमें आशना थी, अलम थी, 2-3 लड़के मेरे और थे। तो हमने मीटिंग बिठाई, फर्स्ट सीज़न करवाया हमने जिसमें 4 टीमें थी, फिर सीज़न 2 करवाया, उसमें 4 टीम। अब एक टीम बढ़ी है सीज़न 3 में, तो उनको खुशामदीद कहता हूँ। तो बहुत अच्छा इन्जॉयमेंट का समा होता है, लोग आएँ इन्जॉयमेंट करें, छोटे यूज़र से मिलें। टीमों के नाम क्या है? हमने देखा कि PSL की तरफ पे आप ये करा रहे हैं, तो अपने कुछ नाम देखे हैं कि मुल्तान सुल्तान भी है, कराची किंग भी है, तो कौन कौन सी टीम? जी बिल्कुल कराची टीम है, मुल्तान सुल्तान है, लाहौर कलंदर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, और पेशावर है, और अपना लाहौर कलंदर है।
जी देखिए, बिल्कुल ये हमारे साथ मौजूद है TSL के जो है ऑर्गेनाइज़र है। इनका ये कहना है कि PSL की तरफ पे ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसमें कराची किंग है, मुल्तान सुल्तान है, लाहौर कलंदर्स है और भी टीमें जो है इसमें शामिल है। और ये टूर्नामेंट कराने का मकसद ये है कि हेल्दी एक्टिविटी भी जो है साथ साथ लड़कों में रहे, और साथ साथ टूर्नामेंट का मकसद ये है कि जो भी जितने भी टिकटॉकर्स हैं उनको टिकटॉकर्स के साथ साथ जो है स्पोर्ट्स की तरफ भी राग़िब करना है, ताकि टिकटॉक भी चलती रहे और टिकटॉक वीडियोज़ भी बनाते रहें, और क्रिकेट और खेलों की सरगर्मियों की भी तरफ जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी तवज्जो जो है खेलों की तरफ भी लेकर आएँ। जी, 40वीं कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मरहला मुकम्मल हो गया है। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं इस KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर 40वीं कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन और KPT स्पोर्ट्स के ज़रिए जारी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं KPT के स्पोर्ट्स मैनेजर और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इस इवेंट के मेजर महमूद रियाज। हमसे बात करेंगे। महमूद साहब, किस तरह से देख रहे हैं, क्या इस चैम्पियनशिप तो हो रही है, इसके अलावा और इसके साथ में क्या चीज़ आप कंडक्ट कर रहे हैं ताकि खिलाड़ी ऑफिशियल इवेंट के बारे में और बड़े इवेंट के बारे में उनको आगाही हो? जी, जैसा कि आपने देखा है कि अभी जो है थर्ड डे है और बड़ा जोश से जो कंपटीशन अब फाइनल स्टेजेस की तरफ जा रहे हैं। ना सिर्फ हमने ये नेशनल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ की है, बट इसके साथ जो है एक रेफरी जजेस का कोर्स भी और रिफ्रेशर जो कहते हैं ना कोर्स, वो भी साथ साथ चल रहा है। और सबसे जो ख़ास बात है इस चीज़ की, आज जो है हमने इनके लिए एक सेमिनार अरेंज किया था डोपिंग अवेयरनेस के हिसाब से, जिसको पाकिस्तान ओलंपिक के जो उसके मेडिकल और जो इसके साइंस के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मिसाक रिजवी, उन्होंने आज ऑर्गेनाइज़ कराया था, जिसमें तमाम मेन एंड वीमेन बॉक्सर्स और टेक्निकल ऑफिशियल्स और तमाम प्लेयर्स ने इसको अटेंड किया। शुक्रिया। सुना आपने कि मेजर महमूद रियाज बताया था कि सिर्फ चैम्पियनशिप नहीं कराए जा रहे, खेलों के मुकाबले नहीं हो रहे, बल्कि ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों को जो वाडा के कवानीन है उसके बारे में बताया जा रहा है, मैनेजमेंट जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट उसके बारे में भी काफ़ी मालूमात दी जा रही, ताकि ये हमारे खिलाड़ी हमारे ऑफिशियल बड़े के बारे में मालूमात हासिल करें और इवेंट होस्ट भी करें और जाके पाकिस्तान से बाहर उसको मैनेज भी करें। जी।